हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 का 1 से 50 क्वेश्चन करा दिया था। तो आज मैं 50 से आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल से आगे वाली सेट का 1 से 100 क्वेश्चन कराऊँगा, 50-50 नहीं कराऊँगा। काहे कि स्टूडेंट सब कमेंट किया है कि भाई 1 से 100 तक का क्वेश्चन कराओ, 50-50 मज़ा नहीं आता है। तो मैं कल 1 से 100 तक का क्वेश्चन कराऊँगा। आशा करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो पे प्यार दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और दूर तक जाए और भाई को मदद मिले। और इसमें जो भी आप लोग को दिक्कत होता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं। तो चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। क्या हो जाएगा? हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटाका किस देश की मुद्रा है। तो पटाका मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की मुद्रा है। चलिए 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर कहता है कि कोई कार पता, ये मैथ है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। काहे कि मैथ इसमें बता नहीं पा सकते हैं, अगर मैथ बताने में लग जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो ये आपको हो जाएगा 54 का 3 हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है कि जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो वो आपको हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैशवां राष्ट्रपति थे। कह रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैशवां राष्ट्रपति थे। तो ये भारत के कैवां राष्ट्रपति थे। तो ये भारत के 6वां राष्ट्रपति थे। कैवां? 6वां राष्ट्रपति थे। और अभी तक भारत में 14 गो राष्ट्रपति बन चुके हैं। कितना? 14 गो राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ये 1977 से लेकर के 1992 के दशक में ये कार्यकाल संभाले थे राष्ट्रपति पद का। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं। किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको हो जाएगा स्वपोषी। क्या हो जाएगा? स्वपोषी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि जय पिया, ओ ये रीजनिंग है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये आपको हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। और नालंदा जो है, इसी नालंदा में ह्वेनसांग अध्ययन किया था। और नालंदा को बनाया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। और जो है ये विक्रमशिला को बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल बनाया था। कौन बनाया था? धर्मपाल। ये पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनाया था। कौन बनाया था? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनाया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। तो ये आपको हो जाएगा 400 मिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांगो, कोलंबिया और यांगटसी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा
चरित्र को बदले बिना सज़ा की मात्रा को कम करना, अनुच्छेद 72 में है कि सज़ा को कम कर सकता है, को डैश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अगर कोई राष्ट्रपति चरित्र को बदले बिना सज़ा की मात्रा को कम करना चाहे तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 क्षमादान। उसको क्या कहा जाता है? क्षमादान। और क्षमादान राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना के अंतर्गत कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। कितना के अंतर्गत? 72 के अंतर्गत। चलिए 63 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 54 जो है, ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कितना? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो है ये है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में जो है इसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद का गठन। 1974 में क्या है? मंत्री परिषद का गठन। और अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान। कौन कर सकता है क्षमादान? राष्ट्रपति कर सकता है। तो देखिए 62 से लेकर 63 में इतना हम कायगो 2 1 5 2 2 4 1 5 गो हम अनुच्छेद बताए हैं। 5 गो अनुच्छेद को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? क्या कहा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वित्त आयोग का होता है। किसका? वित्त आयोग का राष्ट्रपति होता है। और आपको अगर नीति आयोग का पूछा जाए तो नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 65 का 3 विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। चलिए 66 का है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा भाग 2 नागरिकता। क्या हो जाएगा? भाग 2 नागरिकता। चलिए ये जो मौलिक अधिकार है आपको भाग 3 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है 4 में। और ये संघ जो है ये है 5 में। तो ये जो है 2 में नागरिकता ये 4 से 11 में है संविधान। और मौलिक अधिकार जो है ये है 12 से 35 में। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये 36 से 51 में है। और ये संघ जो है ये 51 से लेकर के इसने आगे 150 तक है, मेरे ख्याल से 150 तक है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 भाग है। 22 भाग को अगर देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा होगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये 52 से 151 है। संघ जो है 52 से 151 है। चलिए 67 नंबर में कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन थी? कुर्मी। कौन? कुर्मी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक स्थिति को। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1929 में हुआ था। और कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती किया था। किसान सभा का गठन बिहार में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती किया था मार्च 1929 को। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये आपको हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण में। किसमें? त्रिमुखी वर्गीकरण में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में
जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की वृद्धि में क्या बनाया जाता है, यही पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपको, हाँ, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसका Mg होता है, Mg मैग्नीशियम। चलिए 73 में कहता है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति और प्रशासन का जो नियंत्रण किया गया है, तो कौन अनुसूची में किया गया है, तो आपको बता दें टोटल अनुसूची 12 गो है। क्या गो है, टोटल 12 गो अनुसूची है। और ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण का जो प्रावधान किया गया है, ये आपको 5वीं अनुसूची में किया गया है। कौन अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। और ये चौथा अनुसूची जो है, चौथा अनुसूची में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है, विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और ये 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची तो आप लोग को पता होगा, इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। कितने का, 22 भाषा का उल्लेख है। और ये 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहण किया जाता है उसी का उल्लेख है। और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। पहले 8 गो ही अनुसूची थी, बाद में 4 गो अनुसूची जोड़ी गई है। तो जो कि 9वीं जो है, ये भारत के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टीन और शीशा का एक मिश्र धातु है। टीन और शीशा का एक मिश्र धातु है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजक को सरल, ये भी मैथ है, तो इसको देख लीजिएगा। ये तो समझिए एक भिन्न का जोड़ है। जैगो पे रकरिंग है, नीचे में वाई गुना पड़ जाएगा। जैसे 12 पे है, 2 पे 2 अंक है, 1 और 2, 2 गुना पड़ेगा, माइनस, फिर 6 बटे 1 गुना पड़ जाएगा, फिर प्लस 3 बटे 1 गुना पड़ेगा। और सबका भिन्न का जोड़ निकाल के देख लेना है कितना आंसर पड़ेगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था, महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो ये आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह कौन है, तो वह है विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई है, तो तृतीय बौद्ध संगति तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और किसके समय में हुआ था, ये अशोक के समय में हुआ था। और इसका अध्यक्ष किसने किया था, इसका अध्यक्षता थे मोगलीपुत्र तीस थे, मोगलीपुत्र तीस। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो ये आपको पाली भाषा है। पाली क्या है, पाली भाषा है। और पाली और माथी क्या कहते हैं उसको, पाली और ब्राह्मी, पाली और ब्राह्मणी। ये अशोक का शिलालेख 2 भाषा में है, पाली और ब्राह्मणी लिपि में। तो जो कि यहाँ ब्राह्मणी लिपि नहीं है, अगर ब्राह्मणी लिपि रहता तो दोनों हो जाता, पाली और ब्राह्मणी। और आपको याद रहे कि अशोक के शिलालेख को खोजा था किसने, टी पेंथेलर ने। कौन खोजा था, टी पेंथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। और अशोक के शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। कब, कितना ईस्वी में, 1837 ईस्वी में पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मेरे क्वेश्चन के साथ साथ मेरे डिस्कशन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बाय इनकेस अगर कहीं पे डिस्कशन अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो वो आप कमेंट में बोलिएगा। अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं, क्वेश्चन आप जानते हैं तो क्वेश्चन जानते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे हम गलती नहीं करते हैं, क्या है कि हम खुद पहले अपना डिस्कशन करते हैं, इसके बाद आप सबों के बीच हम पेश करते हैं। इसीलिए
खुद हम अपना इस वीडियो पे गौर करते हैं। जैसे कि अभी हम जैसे आपको बोल दिए कि टी पेंथेलर खोजा था, जेम्स प्रिंस पे पढ़ा था, तो हम इस सब पहले अपना विचार कर लेते हैं, अपना देखते हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, तब आप सबों को वीडियो बताते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए तो हमको तो लग रहा है कि वीडियो कहीं पे मेरा दिक्कत नहीं, गलती नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग को फिर भी अगर कहीं भी मिस्टेक लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए, हम वहाँ पे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए क्या कह रहा है? वित्त बिल। तो वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति का है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। आपको तब ये बोले थे, एक क्वेश्चन और था राष्ट्रपति वित्त पे, तो आपको बोले थे अगर वित्त रहे, वित्त बिल, तो वित्त बिल में अगर कुछ भी हो, स्वीकृति हो, अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, तो उसका काम करेगा राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अगर वित्त की जगह अगर नीति आयोग हो, तो नीति आयोग में भी कुछ हो, स्वीकृति हो या अध्यक्ष हो या प्रारूप कुछ भी हो, तो नीति आयोग में आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वित्त आयोग के होते हैं राष्ट्रपति। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? कौन संविधान संशोधन में? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में हुआ था। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। तो ये डैश जिले में पेश किया गया, तो ये कहाँ पेश किया गया? ये राजस्थान में एक नागौर जिला है। कहाँ पे? ये नागौर जिला, ये राजस्थान में एक नागौर जिला है। वहीं पे 2 अक्टूबर 1859 को 1859 को पेश किया गया था पंचायती राज। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो भीड़ का दमन वही कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है उसी में दमन हुआ था भीड़ का। तो उसमें जो भीड़ का दमन हुआ था कब हुआ था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों आपको थोड़ा बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये रोलैक्ट एक्ट अधिनियम के तहत इसमें जो है गोलीबारी चली थी। रोलैक्ट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत चला था 13 अप्रैल 1919 को। और क्यों चला था तो आपको बता दें, इसमें 2 लोकप्रिय नेता हुए थे जिसका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो यही सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है ना, ब्रिटिश सरकार जो है इसको गिरफ्तार कर लिया था। तो उसी का विरोध करने के लिए अमृतसर के लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे कि जनसभा कर रहे थे कि हम विद्रोह करेंगे। तो उसी में जो है, उसी में तो ये जो है ओडायर ओडायर ने आदेश दिया किसको? आर डायर को। और जो है ये रोलैक्ट एक्ट उसको कहता है। रोलैक्ट एक्ट मतलब जो है कहते हैं क्या कि वो नियम लागू हो गया था। और रोलैक्ट एक्ट में यह पारित किया गया था कि कहीं पर जो है 2 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। और जलियांवाला बाग में जो है सब आदमी जो जमा हो गए, तो वो सबको मालूम नहीं था कि रोलैक्ट एक्ट कानून पारित हो गया है। सब आदमी इकट्ठा होकर जनक्रांति का आंदोलन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उसी बीच ओडायर ने आर डायर को आदेश दिया और आर डायर आके और सबों पे अंधाधुंध गोली चला गया। वहाँ पे कहते हैं हज़ारों के संख्या में आदमी के मौत का घाट उतारा गया और बहुतों लोग वहाँ पे घायल भी हुए। तो ऐसी घटना है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ये आपको है ऑप्शन नंबर 4, नेट एस्केप नेविगेटर। नेट एस्केप नेविगेटर। चलिए 86 में क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है, वह कौन सी है? तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, होम। क्या हो जाएगा? होम। ये कंप्यूटर का सवाल है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी घनाभ के ये मैथ है तो इसको भी देख लीजिएगा। ये घनाभ का है तो इसमें आपको सूत्र बताते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, इसके चारों में विकर्ण और इसमें प्रत्येक की लंबाई सेम ही है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन मांग रहा है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये जो है अभ्यंतर विकर्णों, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। और घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर।
आप ये तीनों का मान दिया हुआ है, तीनों करके निकाल लीजिएगा। जब ये तीनों निकल जाएगा तब आप जो है ये जो है घनाभ का आयतन लगाइएगा, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बैठा दीजिएगा, आपको ये मान निकल जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1991 में। कब हुआ था, दिसंबर 1991 में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो ये आपको हो जाएगा 89 का 2। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो ये आपको हो जाएगा नेपाल। और आपको बता दें बिहार का जो है ना, बिहार का 7 गो जिला है जो कि नेपाल से टच करता है। क्या गो जिला, 7 गो जिला है नेपाल से टच करता है। वो नेपाल में आपको हो जाएगा, सबसे पहला आप उधर से उठाइए पश्चिम चंपारण से, पश्चिम चंपारण एक हो जाएगा। उसके बाद आपको पूर्वी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद आपको सीतामढ़ी हो जाएगा। उसके बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद आपको आ जाइए इधर सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, किशुनगंज, छगोपुर गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के, हाँ 7 गो पूर गया। तो आपको बता दें बिहार का 7 जिला जो है नेपाल की सीमा से टच करती है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था ऑप्शन नंबर 2 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को। और कहाँ पे किया था ये पोखरा में किया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, या नेतृत्व किसने किया था, इसके नेतृत्वकर्ता के थे उस समय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए 91 में है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों अंगुत्तर निकाय में, कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उपलब्ध है सूची। चलिए 92 में है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा में। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। क्या इंगित करता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्राम अधिकारी कौन था, तो ये आपको हो जाएगा चौधरी। कौन था, चौधरी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी मैथ है तो इसको भी देख लीजिएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोसी महानंदा और करमनासा। कोसी महानंदा और करमनासा। और दोस्तों एक बात आपको, हाँ गंगा से याद आया कि गंगा में जो है ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है, नेपाल से, और नेपाल के सागर माथा से। और आपको ये बता दें कि कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है, बिहार में किस जिला से जाके मिलती है। ये कोसी नदी बिहार के किस जिला में ये गंगा नदी से मिलती है, और कहाँ पे, जिला में कहाँ पर मिलती है, ये आप बताइएगा हमको कमेंट में, नहीं तो इसका आंसर हम कल बताएंगे। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। ये हो जाएगा। और आपके बाद ये हो जाएगा किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये हो जाएगा। एक आपको हो जाएगा बिहार में कुल संचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा संचित होती है। तो आपको 1, 3 और 4 आपको हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए
98 का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का समय ये भी अच्छी क्या कहते हैं रीजनिंग है, तो इसको देख लीजिएगा। क्या ADF, तो ये है 1 पे, BCDEFG, ये है 6 पे, फिर D है 4 पे, तो काउंटिंग पे होगा, लेकिन ये 1 पे है, फिर ये 4 पे है, ये कितना पे है, ये भी 6 पे है, तो ऐसे है। तो इसको देख लीजिएगा 98 को। 99 का क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास था, डैश के पास है। भारत में सिक्कों की ढलाई एकमात्र अधिकार डैश के पास है, तो ये आपको हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार के पास। चलिए 100 का क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज मैंने 50 से 100 क्वेश्चन करा दिया है, 51 से 100। कल से मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन का सेट लेकर के आऊँगा, और हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा ज़रूर आप लोग को ये फ़ायदेमंद होगा। ये नहीं कि आप लोग को घाटा है, ज़रूर फ़ायदा है। हम आगामी दरोगा के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़िएगा, और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे हम कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही।